आईआईटी के लिए पढ़ो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट बात हो जब रेलेवेंट मॉक टेस्ट की, select Mathongo for the win. The most result producing JEE main test series with most 99 plus percentilers. Mathongo बोले तो the choice of toppers. Join the test series now. हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2022 के क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड जिन बच्चों को नहीं पता, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि इस लेक्चर में बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं जो कि आज तक कभी भी जेई में नहीं पूछे गए हैं, नए टॉपिक्स हैं और वो एनसीईआरटी में भी नहीं दिए हैं। तो देयर इज अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ aqueous cobalt 2 positive with excess ammonia and in the presence of oxygen results into a diamagnetic product. Okay, number of electrons present in the T2G orbital of the product is. चलिए ट्राई करिए, 1 मिनट तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। और आपको वैसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें स्टेटमेंट पे तो काफी हिंट आपको वहां से मिल सकता है। ठीक है, लिख में रखा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिजल्ट्स इनटू डायमैग्नेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो कोबाल्ट यहाँ पे 2 पॉजिटिव है 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, मतलब 6 वाटर एज ए लिगेंड यहाँ पे अटैच्ड हैं। अब एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन होगा तो होगा क्या? देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड को डिस्प्लेस करता है। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन वाटर, तो अमोनिया विल डिस्प्लेस ऑल द वाटर लिगेंड्स एंड 6 के 6 यहाँ पे अमोनिया लग जाएंगे। ओके तो सर, तो नॉर्मली आप सोचोगे सर CONH3 2 पॉजिटिव, बट अगर हम कोबाल्ट 2 पॉजिटिव देखें तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव D7 डायमैग्नेटिक हो ही नहीं सकता, 7 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर अप हो नहीं सकते। तो अगर वो डायमैग्नेटिक है तो इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तभी वो D6 आएगा और D6 में वो अमोनिया के साथ एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करता है, फोर्स पेयरिंग करवा देता है। तो ये लॉजिकली समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे CONH3 3 पॉजिटिव बन रहा है। उसके आगे क्वेश्चन आसान है क्योंकि वो D6 होगा और फोर्स्ड पेयरिंग हो रही है वहां पे, तो T2G में ही वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर कर जाएंगे। तो आंसर इसका क्या आ गया? आंसर इज 6। लॉजिकली इसका आंसर हम ध्यान से पढ़े तो निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में कहीं पे दी है? नहीं दी है। अब इसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, देखिए अब ये आई थिंक हेडिंग आपको नहीं पढ़ा नहीं जाएगा, मैं इसको बता देता हूं। दिस इज थर्मोडायनेमिक वर्सेस काइनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक्स भी होती है, काइनेटिक कंट्रोल भी होता है। तो पढ़ा ना अपने काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल ऑफ रिएक्शन। देखो ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, वैसे आपकी होमवर्क के लिए भी है, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में आराम से समय पे पढ़ सकते हैं और जो काम की चीज लगे उसको नोट डाउन कर लेना। देखो फॉर ए रिएक्शन टू प्रोसीड देयर मस्ट बी डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, मतलब गिब्स एनर्जी ड्रॉप करनी चाहिए तभी वो रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा, राइट। हाउएवर वी मस्ट ऑलवेज कीप काइनेटिक फैक्टर्स इन माइंड। कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनल जो प्रोडक्ट बना है वो मे बी बहुत स्टेबल नहीं है, बट वो जल्दी बना, मतलब उसके बनने की जो एक्टिवेशन एनर्जी थी दैट वाज क्वाइट लो, तो उसको क्या कहते हैं? वो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है जिसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा है। ओके, या मान लीजिए 2 प्रोडक्ट बन सकते थे, दोनों की स्टेबिलिटी डिसेंट थी, पर उसमें से जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होगी वो फास्ट बनेगा, तो वो आपको आउटपुट में प्रोडक्ट में वो चीज पहले दिखाई देगी, तो दैट विल बी काइनेटिक प्रोडक्ट। तो काइनेटिक्स को भी यहां पे ध्यान में रखना पड़ता है। मोस्ट सॉल्यूशन रिएक्शंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस प्रोसीड रैपिडली। सॉल्यूशन रिएक्शंस एक्वस फेज में जो रिएक्शन करवाए जाते हैं मोस्टली दे प्रोसीड रैपिडली। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ अ लार्ज एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयन टू द पिंक हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो COH2 2 पॉजिटिव था, एक्सेस ऑफ क्लोराइड अगर यहाँ से आप देते हो तो इट टर्न्स इनटू CuCl4 2 नेगेटिव। तो ऐसा नहीं कि 6 के 6 लिगेंड आपके 6 के 6 में कन्वर्ट होंगे या CuCl6 बन रहा है, यहाँ पे CuCl4 बन रहा है। तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप नोट कर लें तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड, दैट मींस कि प्रोडक्ट में जो बॉन्ड्स हैं दे आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर और ओवरऑल डेल्टा जी आपका नेगेटिव है। यही मतलब हुआ थर्मोडायनेमिकली फेवर होने का कि डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, एंड ऑल्सो हैज अ लो एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी लो होने का मतलब कि दिस रिएक्शन विल ऑल्सो बी फास्ट, तो काइनेटिकली भी फेवरेबल होगा ये। कॉम्प्लेक्सेस दैट रिएक्ट क्विकली आर सेड टू बी लेबाइल। 2 वर्ड्स आपने अगर थोड़ा सा डिटेल कभी पढ़ी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, 2 टर्म्स आती हैं, लिबाइल एंड इनर्ट। इनर्ट तो हम समझते हैं जो रिएक्ट नहीं करना चाहता, लिबाइल इज
जो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इनर्ट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सेस दैट रिएक्ट क्विकली आर सेड टू बी लेबाइल। द कॉमन डाई पॉजिटिव पीरियड 4 ट्रांजिशन मेटल आयंस फॉर्म लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। कॉमन डाई पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं पीरियड 4 के, मतलब 3D सीरीज वाले, ठीक है, वो जनरली काफी ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं। फॉर लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस इट इज इम्पॉसिबल टू फिजिकली सेपरेट देयर आइसोमर्स। ओके, द 2 कॉमन पीरियड 4 ट्रांजिशन मेटल दैट फॉर्म काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, जिनके मतलब उतना रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, क्योंकि क्रोमियम 3 पॉजिटिव में काफी स्टेबल रहता है, ठीक है, तो वो जनरली उतना रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा और प्रॉब्ली उसकी काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी, इसलिए उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं है। और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो ये आप पॉइंट नोट कर सकते हो कि 3D सीरीज में कौन से वो 2 मेटल आयंस हैं जिनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली कम है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, राइट। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप पढ़ लेना आराम से इसको। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, लिगेंड रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट या लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने ऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन होता है। अब जैसे आगे यहाँ पे NaH2O6 2 पॉजिटिव प्लस 6 अमोनिया, तो स्ट्रॉन्गर लिगेंड कैन डिस्प्लेस द वीकर लिगेंड और ये बन जाएगा NaNH3 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए अमोनिया क्या लिखा गया, अमोनिया विच इज हायर देन वाटर इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब जो वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो वीक लिगेंड को रिप्लेस यहां पे कर रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि निकल का नाइट्रोजन के साथ या जो अमोनिया के साथ बॉन्ड बना, वो निकल का वाटर के साथ जो बॉन्ड था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे बॉन्ड, अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो ओवरऑल एनर्जी और रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो एनर्जेटिकली फेवरेबल होगा, या एंथैल्पी वाइज देखा जाए तो फेवरेबल है। क्योंकि किसी भी रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं, एंथैल्पी और एंट्रोपी। अगर आप एंट्रोपी देखोगे तो यहां पे देखो 1 + 6 7 पार्टिकल्स, और यहां पर भी 1 + 6 7 पार्टिकल्स, तो एंट्रोपी में कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा है। एंट्रोपी का जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल आएगा, बट अगर प्रोडक्ट में बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ओवरऑल ये एक्सोथर्मिक होगा, तो देन इट विल बी एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन, ठीक है। वो यहां पे कहानी लिखी भी गई है। नाउ अब देखो, with a chelating ligand the equilibrium is driven strongly to the right by entropy factors as well, क्योंकि अब यहां पे देखो NiH2O6 2 पॉजिटिव प्लस 3 इथाइलिन डायमीन, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3 + 1 4, प्रोडक्ट में कितने हैं 1 + 6 7, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। तो जब किलेशन होती है तो एंट्रोपी भी सपोर्ट करती है और अगर एंथैल्पी भी कर रही है तो डबल सपोर्ट आ जाएगी उसको, ठीक है। तो दिस विल बी ड्रिवन स्ट्रांगली टू द राइट, ओके। तो ऑब्वियसली बात है निकल का ऑक्सीजन के साथ जितना स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा उससे ज्यादा बेटर बनेगा निकल का नाइट्रोजन के साथ, और उसमें किलेशन फैक्टर भी है तो और स्टेबिलिटी मिलेगी, ऊपर से एंट्रोपी भी सपोर्ट कर रही है। तो एक ये भी है, आप रिएक्शन देख सकते हो कि इस तरह का रिएक्शन भी होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जनरली वीक लिगेंड को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। देन कम्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखो, because cobalt 3 positive complexes are kinetically inert, substitution reactions for cobalt 3 complexes are usually impractical. cobalt 3 positive के कॉम्प्लेक्स नॉर्मली इस तरह का सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, ठीक है। देखिए, cobalt 2 is a dominant oxidation state and the hexa aqua cobalt 2 ion can be used as a reagent to produce a range of cobalt 3 complexes. तो अगर आप चाह रहे हैं कि सर मेरे को तो cobalt 3 वाला ही प्रोडक्ट बनाना है और मेरे पास कोबाल्ट H2O6 3 पॉजिटिव है और मेरे को 6 वाटर से हटा के कुछ और लिगेंड लगाना है, तो बोल रहा है कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव को इसमें मत लगाओ, क्योंकि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्स रिएक्ट नहीं करना चाहते। रादर क्या करो, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स लो, उसमें लिगेंड रिप्लेसमेंट करवाओ, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, और उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो, तो वो खुशी खुशी से कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में जाना चाहेगा, क्योंकि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में वो काफी स्टेबल बन जाता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कोबाल्ट H2O6 2 पॉजिटिव लिया आपने, NH3 के साथ एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया, यही आपको क्वेश्चन पूछा था, अब हम उसी के ऊपर आए हैं, ठीक है। अमोनिया से इसको रिप्लेस किया, ठीक है। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया, अभी इट इज कोबाल्ट 2 पॉजिटिव ओनली, बट क्योंकि एयर की प्रेजेंस में हम कर रहे थे तो अब ये कोबाल्ट 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होकर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, बिकॉज कोबाल्ट 3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। और वैसे भी ऐसे कॉम्प्लेक्स जहां पे मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, दे आर मोर स्टेबल, उस वजह से भी ये ज्यादा स्टेबल है, ओके। तो ऑक्सीजन को आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन इज वर्किंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस केस। तो ये रहा वो ओवरऑल रिएक्शन जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ओके।
तो हमने बिना इस इंफॉर्मेशन के भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट आई थिंक अब अगर हम ये इंफॉर्मेशन जानते हैं तो विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट में बताना भी है, ठीक है, ताकि बाकी लोगों को पता लगे कि व्हाट यू हैव लर्नड और इसमें स्पेशल क्या था इस सेशन में, आपको अच्छा क्या लगा। ओके, देखो नेक्स्ट अब आपको मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ पे काफी टॉपिक कवर हो रहे हैं। जैसे BrF5 की बात करें तो ब्रोमीन की 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 5 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एक लोन पेयर, तो दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। तो sp3d2, तो ये आ जाएगा B आ जाएगा 4 के साथ, तो B 4 के साथ है तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन पहले आपके एलिमिनेट होगी। अब अगर हम A को ही सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा PtCl4, प्लैटिनम जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है दैट इज DsP2, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो A का 3 आ जाएगा तो दैट इज सेकंड ऑप्शन। बाकी इसकी बात अगर हम करें CONS3 पॉजिटिव, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में D6 होता है और अमोनिया के साथ, ठीक है, यहाँ पे अमोनिया के साथ जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आएगी वो इतनी ज्यादा आती है क्योंकि कोबाल्ट भी 3 पॉजिटिव में है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। कोबाल्ट अगर 2 पॉजिटिव में होता तो स्प्लिटिंग उतनी नहीं आती है, 3 पॉजिटिव में काफी ज्यादा स्प्लिटिंग है, तो उससे फोर्स्ड पेयरिंग होती है। और D6 में ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, ठीक है, सारे सारे पेयर अप कर जाएंगे तो अंदर 2 d ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये आपका D2sp3 कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। नेक्स्ट देखिए, अमंग द गिवन कॉम्प्लेक्सेस नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। अब तो ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, 2 लेक्चर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं बहुत सारे, ठीक है, बार बार हमने ये चीजें पढ़ी हैं। FeCN6 4 नेगेटिव, आयरन 2 पॉजिटिव में दैट इज D6, और D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D6 मतलब 6 के 6 पेयर कर जाएंगे, तो इसमें तो N हो गया 0। Fe3 पॉजिटिव, D5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 4 तो पेयर कर जाएंगे, 5वां अकेला बचेगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, ठीक है, तो 22 नंबर दैट इज S2D2, तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है तो D1 आ जाएगा, ठीक है, तो D1 में एक अनपेयर यहाँ पर भी आ गया। NaCN4 2 नेगेटिव में हम जानते हैं कि डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, DsP2, यहाँ पे ज्योमेट्री है इसकी मतलब हाइब्रिडाइजेशन है। COCN6 3 नेगेटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो D6 का मतलब सारे सारे पेयर्ड। तो अमंग द गिवन कॉम्प्लेक्सेस नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कितने हैं? पैरामैग्नेटिक 2 हैं, याद होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर 2 अंडरगो स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पहले एक बार देख के इसको आप कमेंट करके बताइए अभी अभी चैट में कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। देखा देखा लग रहा है कहीं पे, कहीं पढ़ा है एनसीईआरटी में, लैब मैनुअल में इसके बारे में, लग रहा है किसी को? मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि आई नो कि एनसीईआरटी में कहीं पर भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात नहीं की है। बट इंटरेस्टिंगली कुछ साल पहले नीट ने जरूर पूछा है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। नीट ने पहले पूछा है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में, जबकि उसका एनसीईआरटी में कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। तो अब जेई ने भी पूछ ही लिया 2022 में। और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का भी कोई नॉर्मल केस नहीं पूछा कि कहाँ होती है, किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में, अरेंजमेंट में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आता है। दे हैव आस्क्ड वेरी टिपिकल केस अबाउट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो यू हैव टू नो जॉन टेलर आल्सो विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। ओके, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को पहले हम समझते हैं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होती क्या है। देखो, अभी यहां पर केस लिया इन्होंने D9 का। जब भी कुछ इस तरह की, जैसे D7 भी हो, ठीक है, D7 ले लो आप, लो स्पिन D7, लो स्पिन D7 भी अगर मैं लूं तो वो कैसा होगा? लो स्पिन का मतलब है कि फोर्स पेयरिंग हो रही है, 6 यहां पे हो गए, 7th यहां पे रहा। ओके, ऐसे केस में आप देखो बच्चे, ये वाला जो आपका EG सेट आता है ना, ये EG में जो 2 ऑर्बिटल हैं, एक होता है dx² - y² और एक है dz²। अब ये एक में इलेक्ट्रॉन है और एक में नहीं है, ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल फीलिंग हुई ना। ये यहां पर भी वही हो रहा है, एक में 2 है और एक में 1 है, तो अनसिमेट्रिकल फीलिंग हुई। दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन होते, दोनों में 1-1 होता तो सिमेट्रिकल फीलिंग होती, या दोनों में 2-2 होते तब भी सिमेट्रिकल होती, या दोनों खाली होते तब भी सिमेट्रिकल होता मामला। बट एक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन और एक में कम है, ये होगी अनसिमेट्रिकल फीलिंग। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये, जैसे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दिस इज D7,
D7 लो स्पिन अरेंजमेंट। इससे होगा ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वी डोंट नो कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में गया या जेड स्क्वायर में गया। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिगेंड से रिपल्शन मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है और सामने लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन होगी। तो इन दैट केस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल फेस मोर रिपल्शन, और जेड स्क्वायर खाली है, जेड स्क्वायर में रिपल्शन नहीं आएगी। तो ये जो दोनों सेम एनर्जी लेवल पे थे, डीजेनरेट थे, ये फर्दर स्प्लिट कर जाते हैं। जिसको ज्यादा रिपल्शन मिलेगी वो एनर्जी में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, तो ये वाला केस है, अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ज्यादा रिपल्शन मिली तो ये एनर्जी में फर्दर ऊपर चला गया और जेड स्क्वायर नीचे आ गया। ओके, तो इसको कहते हैं जेड एक्सिस एलोंगेटेड। अब जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो बॉन्ड है वो लंबे हो जाएंगे। ठीक है, उस तरफ रिपल्शन नहीं मिल रही। फाइन। अब दूसरा सिनेरियो यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में होता तो जेड स्क्वायर को ज्यादा रिपल्शन मिलती, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कम मिलती। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे आ जाता, जेड स्क्वायर ऊपर चला जाता। तो यहाँ पे एक्स वाई बॉन्ड, जो एक्स वाई एक्सिस पे जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, मतलब इक्वेटोरियल जो हैं, वो लंबे हो जाएंगे। तो दो तरह के सिनेरियो आते हैं, या तो जेड एक्सिस वाले बॉन्ड लंबे हो जाते हैं, या जो एक्स वाई प्लेन में चार बॉन्ड है इक्वेटोरियल, जो आप इनको बोल सकते हो, वो लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको जी या ऐसा बोलते हो, जी आउट या जी एलोंगेटेड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको जी इन भी बोलते हैं। ये लंबे होने की बजाय मैं ऐसा बोलता हूं कि जी वाले जो बॉन्ड है या जेड एक्सिस पे जो बॉन्ड है वो छोटे हो गए। ठीक है, तो ये दो तरह के सिनेरियो आ गए। अब ये सिनेरियो क्यों आए? ये इसलिए आए बिकॉज ऑफ अनसिमेट्रिकल फिलिंग। तो नाउ इफ यू आस्क मी कि सर इन केसेस में D7 लो स्पिन हो या D9 का कन्फिग्रेशन हो, क्या ऑक्टाहेड्रल के 6 बॉन्ड बराबर लेंथ के होंगे? नहीं। यहीं पे बात आती है, एक क्वेश्चन आता है ना, CuNH3 2 पॉजिटिव। सर ये स्क्वायर प्लेनर क्यों है? मैंने आई थिंक पहले भी एक सेशन में भी बात की है, ये स्क्वायर प्लेनर एक्चुअली नहीं था, ये था CuNH3 6 2 पॉजिटिव। अब कॉपर 2 पॉजिटिव का मतलब है D9 की वजह से इसमें होगी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन की वजह से इसके जो 6 अमोनिया थे उसमें से जेड एक्सिस वाले हो गए लंबे। वो लंबे होने की वजह से बॉन्ड इतना वीक हो गया कि उसको काउंट करो ना करो वो वैसा ही रहता है, उसको हम काउंट ही नहीं करते। तो उन दो बॉन्ड को सोचो वो है ही नहीं, वो हटा दो, और बाकी के 4 देखो तो वो स्क्वायर प्लेनर होंगे। तो ये इसलिए स्क्वायर प्लेनर हुआ कि ऑक्टाहेड्रल से जेड एक्सिस के लॉन्ग जो 2 बॉन्ड थे वो चले गए, बाकी के बचे 4, वो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में है। तो इसका DsP2 जो हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं या स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट कहते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, क्लियर है ये? आई नो कि एकदम से इतनी जल्दी से इतनी सारे टॉपिक को समझना आसान नहीं है, पर चलो थोड़ी बहुत कोशिश करो। तो ये वो वाला केस है जहां पे जेड एक्सिस एलोंगेट हो गई, एक्सिल बॉन्ड लंबे हो गए। यही वो केस जो आपको बोल रहा मैं, CuNH3 6 वाला। ये 2 बॉन्ड भूल जाओ इनको, अब बाकी के जो 4 बचे वो आपको स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट देंगे। दूसरा सिनेरियो होता है कि जेड वाले एक्सिस पे जो बॉन्ड है वो छोटे हो गए, या ऐसा बोल दो कि जो इक्वेटोरियल के जो बाकी हैं एक्स वाई प्लेन में, वो लंबे हो गए। ठीक है, तो ये दो तरह के सिनेरियोज हमारे पास आते हैं, कभी एक्सियल बॉन्ड लंबा हो जाता है, कभी इक्वेटोरियल बॉन्ड लंबा हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन इस पे नहीं है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहां पे हो रही है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन ये है कि ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस अंडरगो स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन, फाइन व्हिच वन ऑफ द कॉपर 2 कॉम्प्लेक्सेस विल शो द मैक्सिमम स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन। किसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा हो रही है? अब नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा जिसको नहीं आइडिया है, मे बी शायद लिगेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होगा। यहाँ पे वीक लिगेंड वाटर है, यहाँ पे चलो एक इथाइलिन डायमीन को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे 2 को कर दिया, और ये सिस वाला है और ये ट्रांस वाला है। तो क्या ये लिगेंड की स्ट्रेंथ से रिलेटेड है? यहाँ पे नो डाउट लिगेंड की स्ट्रेंथ का भी रोल रहता है, पर यहाँ पर जो रोल है वो है किलेशन का, क्योंकि जो लिगेंड आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट, वहां पे किलेशन हो रही है। इसमें कोई किलेशन नहीं थी, यहाँ पे किलेशन तीनों में है। ठीक है, अब देखो किलेशन कैसे इंपैक्ट करता है। ठीक है, जरा इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, दिस इज फ्रॉम A.K. दास, वंडरफुल सीरीज ऑफ इनऑर्गेनिक बुक्स। ठीक है, तो JT डिस्टॉर्शन इन द कॉपर 2 किलेट्स। ठीक है, इन द किलेट कॉम्प्लेक्सेस द किलेट रिंग
विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द डिस्टॉर्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, अब जैसे मैं कॉपर की बात करूं, जो 6 बॉन्ड हैं, ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ट्रांस है, 2 यहां पे आपकी किलेट बने और ये एक्सेल बॉन्ड पे कोई किलेशन वाला इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं इस तरह का बनाऊं ना कि यहाँ पे किलेशन हो रही है, जेड एक्सिस पे नहीं हो रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे फिर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर किलेशन ऐसी हो रही हो, ठीक है, लाइक दिस, और यहाँ पे 2 और कोई लिगेंड आप लगा लो, जो भी आपको लगाने हैं, Cl लगाने हैं, ठीक है, इस तरह का होगा, तो क्या दिक्कत क्या होगी, इस इथाइलिन डायमीन के जो 2 बॉन्ड बने, एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग है और एक इक्वेटोरियल अलॉन्ग है, और इन दोनों सिनेरियो में हम देखते हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड सेम लेंथ के हैं ही नहीं। एक्सियल लंबा भी हो सकता है और एक्सियल छोटा भी हो सकता है। तो इन दैट केस मैं बोलूं कि एक बॉन्ड लंबा है और एक छोटा है, वो रिंग में स्ट्रेन ले आएगा। इथाइलिन डायमीन बोलेगा यार आज तक तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, ये तो मतलब पार्शियलिटी हो रही है, एक बॉन्ड लंबा कर दिया एक छोटा कर दिया, ठीक है, तो रिंग में स्ट्रेन आ जाएगा। उस स्ट्रेन को अवॉइड करने के चक्कर में फिर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कम होती है, ठीक है। तो द मोमेंट वी हैव डिलेशन, और वो भी सिस टाइप अरेंजमेंट में, जहां पर वन ऑफ द बॉन्ड इज इन इक्वेटोरियल और एक आपका एक्सियल है, दैट केस रिंग स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए किलेशन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को क्या करेगा, कम कर देगा, तो यहां पर डिस्टॉर्शन कम होगी, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, किलेट रिंग विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द डिस्टॉर्शन बिकॉज ऑफ द प्रेफर्ड एंड फिक्स्ड बाइट डिस्टेंस। बाइट डिस्टेंस का मतलब होता है कि जब कोई बाइडेंटेड लिगेंड या मल्टीडेंटेड लिगेंड जो है, ठीक है, 2 तरफ से जुड़ता है या 3 तरफ से जुड़ता है, उसको बाइट बोलते हैं, है ना, 2 तरफ से जुड़ के ऐसे बाइट कर दिया उसको बाइट साइज या बाइट डिस्टेंस की टर्म में बात की जाती है। Consequently, the complex will be deprived of the additional CFSC that can be earned through the John Taylor distortion। तो मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन गलत चीज नहीं है, इट एक्चुअली प्रोवाइड्स मोर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसीलिए होती है। बट फिर कॉम्प्लेक्स को अगर हम बोलें यार रिंग स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, है ना, तो बोलेगा ठीक है नहीं आना चाहिए, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं करते। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं करोगे तो कुछ कुछ फिर स्टेबिलिटी का जो फायदा हो रहा था आपको डिस्टॉर्शन से, फिर वो नहीं मिलेगा। अब समझ गए? तो बस, तो समराइज ये कर सकते हैं, किलेट इफेक्ट विल प्रिवेंट द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन टू अवॉइड द स्ट्रेन इन द किलेट रिंग। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन विल ट्राई टू डिस्टॉर्ट द सिस्टम टू अर्न एडिशनल सीएफएससी। इन 2 पॉइंट्स पे समराइज करते हैं इसको, ओके। और ये आपके लिए एडिशनल कहानी है, पढ़ लेना, वही जो आपको NH3 वाले केस में आपको समझा रहा था, वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई किलेशन नहीं है, तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। तो था ना सीखने के लिए कुछ कुछ ठीक है। नेक्स्ट वन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीट्यूड ही बताना है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। 30 सेकंड्स है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए BPY या बाइपिरिडिल क्या है, इट्स अ बाइडेंटेट लिगेंड, तो इसकी डेंसिटी क्या है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, सोडियम का 1 पॉजिटिव और यहाँ पे 4 नेगेटिव है, तो कोबाल्ट का 3 पॉजिटिव होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ गया +3, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इट्स अ बाइडेंटेट लिगेंड, तो एक ये लगा है, 4 क्लोराइड लगे हैं, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो 6 + 3 इज 9। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन देखिए, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl डिसॉल्व्स इन एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब जब हम पढ़ते हैं किसी भी जैसे क्लोराइड आयन थे, AgNO3 से ट्रीट किया तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, ब्रोमाइड हो तो AgBr का पेल येलो बनता है, और आयोडाइड हो तो AgI का ब्राइट येलो बनता है, राइट। पर ये जो AgCl बना है, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये फर्दर कंफर्म करना कि ये पक्का AgCl ही था, उसको फर्दर हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं। अगर वो डिसॉल्व हो गया तो मतलब वो AgCl था। और वो क्यों डिसॉल्व होता है, इट फॉर्म्स AgNH3 ट्वाइस 1 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स, ये आयन वहां पे बनता है। तो AgNH3 4 नहीं, AgNH3 ट्वाइस 1 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव साथ में हो जाएगा, फाइन, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स जिसकी वजह से AgCl डिसॉल्व्स इन अमोनिया और एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, कॉपर सल्फेट .5H2O। तो आप करिए ट्राई इस क्वेश्चन को,
अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर लेट्स वेट टिल द एक्सप्लेनेशन। फिर ये भी एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड नहीं है। एनसीईआरटी में इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं की हुई है कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 का एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर भी कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव का मतलब D9 कन्फिग्रेशन, D9 का मतलब यहां पर भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आएगी। ओके, तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 में कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए यहां पे नो डाउट कॉपर के ऑक्सीजन, देखो 4 वाटर के साथ डायरेक्टली है एज ए लिगेंड जुड़ा हुआ है, और यहां पे सल्फेट के ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो नो डाउट कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। बट आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ये थोड़े छोटे हैं, एक्सियल बॉन्ड लंबे हैं, क्योंकि यहां पर भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रही है। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल तो डायरेक्टली इसके साथ कोऑर्डिनेटेड हैं, 5वां वाटर मॉलिक्यूल फर्दर एच बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो डॉट 5H2 का मतलब ऐसा नहीं कि पांचों के पांचों वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड इसके साथ जुड़े हुए हैं, 4 ही जुड़े हुए हैं, बाकी सल्फेट है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, दैट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट बोला कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 में लिगेंड्स कोऑर्डिनेटिंग विद कॉपर टू पॉजिटिव आयन आर ऑक्सीजन एंड सल्फर बेस्ड। नो, सारे के सारे जो बॉन्ड बने वो कॉपर के, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सिर्फ कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कॉपर और सल्फर के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बन रहा। तो सल्फर इज नॉट एक्टिंग एज अ लिगेटिंग एटम। ओके, हाँ सल्फर बेस्ड मतलब सल्फेट है, पर सल्फेट में सल्फर के थ्रू बॉन्ड नहीं बना, ऑक्सीजन के थ्रू ही बना। तो ये जो स्टेटमेंट है कि सल्फर बेस्ड लिगेंड था, नहीं, सल्फर बेस्ड लिगेंड नहीं था, स्टेटमेंट 2 गलत है। 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा कैसा है, इसमें भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रही है, 5 वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज हो रखे हैं, नोट कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ M3 पॉजिटिव आयन इन गैसेस स्टेट फ्रॉम द पेयर्स क्रोमियम 322, मैंगनीज 322, आयरन 322, कोबाल्ट 322 दैट हैज नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब करो याद, जिसने ध्यान से पढ़ा हुआ है उसको तो याद आ जाएगा कि किसका नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि जब हम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन नहीं है, काइंड ऑफ है पर काइंड ऑफ नहीं भी है, मोर ये डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है। कैसे, देखो एसआरपी की वैल्यूज आपको डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ी हुई है आपने, और वैसे भी अगर मेटल, मैं ये बोलूं कि मेटल 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जा रहा है और इसका एसआरपी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं जाना चाहता, ये 3 से 2 में नहीं जाना चाहता, ये 3 में ही रहना चाहता है। तो अगर मेटल 3 पॉजिटिव में रहना चाहता है तो दैट मीन्स उसका 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल है। इन सभी पेयर्स में बताइए मुझे कौन सा है जिसका 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव वाले से ज्यादा स्टेबल है। क्रोमियम, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, मोस्टली कंपाउंड आपने देखे होंगे क्रोमियम के 3 पॉजिटिव में स्टेबल होते हैं, क्योंकि क्रोमियम जब +6 में होता है तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वापस वो रिड्यूस होकर +3 में आना चाहता है, 2 में नहीं ज्यादा आता, वो 3 में आता है, इसीलिए क्रोमियम 3 से 2 का एसआरपी नेगेटिव होता है। जबकि मैंगनीज 2 में ज्यादा खुश है, क्योंकि मैंगनीज 2 पॉजिटिव D5 है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड। मैंगनीज की आपने पता है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी 2 पॉजिटिव है, आयरन की 3 और 2 दोनों बहुत क्लोज है स्टेबिलिटी में, फिर भी 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। कोबाल्ट की 3 और 2 में भी 2 ज्यादा कॉमन है। ठीक है, 3 और 2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आई थिंक इसकी 2 ही ज्यादा स्टेबल है, तो ये भी एसआरपी इसका पॉजिटिव आता है। अब एक बार इसको देख लेते हैं, ये रहा हमारा डी एंड एफ ब्लॉक का टॉपिक, और यहाँ पे अगर हम एसआरपी वैल्यू देखें 3 से 2 वाली, तो क्रोमियम की देखो नेगेटिव है, मैंगनीज की पॉजिटिव है, आयरन की पॉजिटिव, कोबाल्ट की भी पॉजिटिव, कोबाल्ट की तो काफी स्ट्रांगली पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्रोमियम की बात मतलब यहाँ पे हो रही है, तो ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव कितना हो जाएगा 4s0 3d3। तो 3d3 में अब लिगेंड आप स्ट्रॉन्ग रखो वीक रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी उन्होंने गैसेस की बात की है तो लिगेंड है ही नहीं। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ गए, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आ गई, ठीक है, तो कितना आ गया √15, तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको 4 के आसपास बोल सकते हैं, मतलब जो क्लोजेस्ट इंटीजर आएगा उसका आंसर आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Fe3 पॉजिटिव कैटायन gives a Prussian blue precipitate on addition of potassium ferrocyanide solution due to the formation of। I know कि आप इसका आंसर जानते हैं डायरेक्टली, पर ये बताओ कि ये वाला Prussian blue कितनी बार आया।
2023 में हमने इसके बारे में पढ़ा, आई थिंक 24 में भी शायद पढ़ा है इसके बारे में, 24 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, 22 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी फ्रीक्वेंट नहीं आया हुआ ये वाला। तो प्रेशियम ब्लू इज वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो क्या होता है रिएक्शन इसका, वी हैव स्टडीड FeCl3 प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन करके ये प्रेशियम ब्लू प्रेसिपिटेट देता है। ये पूछा है, इट गिव प्रेशियम ब्लू प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Fe4 FeCN6 थ्राइस। फोर्थ ऑप्शन, डायरेक्ट फ्रॉम सॉल्ट एनालिसिस लैब मैनुअल चैप्टर। नेक्स्ट देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, आई थिंक इसको 45 सेकंड में आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। और कोशिश करो इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट काइंड ऑफ काफी सारा क्वेश्चन आप मेंटली सॉल्व इसको कर सकते हो, ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है ये। देखो FeCl3.3H2O, तो यहाँ पे 3 क्लोराइड हो जाएंगे, 3 वाटर हो जाएंगे, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, बट दोनों ही वीक लिगेंड है। अब इन्होंने बोला कि स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट बताइए ऑफ द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है आपको D2sp3 चाहिए, ओके, दैट एब्जॉर्ब लाइट एट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बेटा अगर लेमडा मिनिमम हो गया तो दैट इंडिकेट्स कि एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो मतलब इसका बात कर रहा है कि जो स्प्लिटिंग है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसकी होगी, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे। इसमें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं दिख रहे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव भी अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला केस बनता है। ये वाला अगर आप देखोगे FeCN6 वाला सिनेरियो, यहाँ पे आयरन 3 पॉजिटिव में, तो आयरन 3 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना, आयरन 3 पॉजिटिव और साइनाइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कंपेयर टू अमोनिया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो Fe3 पॉजिटिव है, दैट इज 4s0 3d5, तो 3d5 में 4 इलेक्ट्रॉन तो पेयर अप कर जाएंगे, एक अनपेड बचेगा, n=1 आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कितनी आ गई, √1 × 1 + 2, तो √3, ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर पे आप आंसर दे दीजिए, 2 आ जाएगा आपके पास। फाइन, नियरेस्ट इंटीजर ही पूछा है, तो इन दोनों में ध्यान रखना कि अमोनिया के साथ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में फोर्स्ड पेयरिंग हो जाती है, दैट इज ट्रू, बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइनाइड है, इसकी स्प्लिटिंग उस वाले से ज्यादा है की। नेक्स्ट वन, चलिए वाला क्वेश्चन करें, ये भी आसान है, आसान क्वेश्चन है, हाँ, पर इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये आपका मेंटली पूरा सॉल्व नहीं होगा। इफ CuH2 2 पॉजिटिव absorbs a light of wavelength 600 nanometer for DD transition, then the value of octahedral crystal field splitting। देखो बात पूछी है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की, और ये जो सिनेरियो CuH2 2 पॉजिटिव, इसके अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है, ये वैसा वाले CuNH3 वाला सिनेरियो नहीं है, ये DsP2 नहीं है, ये टेट्राहेड्रल है। CuH2 2 पॉजिटिव इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो यहां पे डेटा दिया है टेट्राहेड्रल का और पूछा है ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इसके लिए क्या करना है आपने, दोनों का रिलेशन आप जानते हो, डेल्टा O इज अप्रोक्सीमेटली 9/4 ऑफ डेल्टा T, पढ़ा ना ये आपका डेल्टा O आ गया, दैट इज डेल्टा T, तो डेल्टा T इज 4/9 ऑफ डेल्टा O, या डेल्टा O इज 9/4 ऑफ डेल्टा T, तो डेल्टा O इज 9/4 ऑफ डेल्टा T। तो बच्चे वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, तो hc/λ से आपका गैप निकल जाएगा, एनर्जी का गैप जो है, तो वो hc/λ है, वो hc/λ आपको टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग दे रही है, ठीक है। तो उसको 9/4 से मल्टीप्लाई करो, वो आपका ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू आ जाएगी, और वही पूछ रखी है। तो हेयर इज द कैलकुलेशन पार्ट, अगर आप कैलकुलेशन चेक करना चाहें अपनी, तो ये आंसर है डायरेक्टली, इट विल सेव अस सम टाइम, ओके, चेक कर लीजिए। बस अप्रोच मेन पार्ट है इसमें कि अप्रोच क्या थी वो आपने समझ ली, और ये वाला पॉइंट भी नोट कर लिया कि CuNH3 2 पॉजिटिव तो DsP2 होता है, पर CuH2 2 पॉजिटिव इज sp3, टेट्राहेड्रल। चलिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स इन देयर कॉम्प्लेक्सेस आर कॉमन व्हेन लिगेंड्स। लास्ट लेक्चर में कितने इसके बारे में बात हमने, एनर्जिक बॉन्डिंग और जो टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में बात की थी। तो देखिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स लाइक मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स में मेटल अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो वो कब हो रहा है, जब कार्बोनिल के साथ बॉन्डिंग हो रही है, और कार्बोनिल एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, समझे। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं, आर कॉमन व्हेन लिगेंड हैव गुड पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर, ये तो अच्छी बात है, आंसर ये होगा, हैव गुड सिग्मा डोनर कैरेक्टर। देखो सिग्मा डोनर का
मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई बहुत सारा लिंक नहीं है, क्योंकि लिगेंड को तो सिग्मा डोनेशन करनी है, उसको डोनेशन करना ही है। वापस मेटल से वापस कुछ आ रहा है अपने पास, नहीं आ रहा, मेटल कुछ वापस देगा, वो इस पे निर्भर करता है कि मेटल के पास है देने लायक कुछ के नहीं है। अब सोचो मेटल आपका हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, ठीक है, मेटल बोलेगा यार मेरे पास खुद इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन मांग रहे हो, शर्म कर लो थोड़ी सी। तो जिस मेटल के ऊपर एक हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, वो क्या वापस किसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा? बोलेगा मेरे को दो यार, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो मेटल की तरफ से जो डोनेशन जाती है वो तब जाती है जब मेटल बोल रहा है यार मेरे पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मैं खुश हूं, मैं जीरो में हूं, मैं न्यूट्रल में हूं, आई कैन शेयर सम ऑफ माई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या मैं इवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हूं तब भी आई एम हैप्पी टू शेयर माई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मेटल की तरफ से लिगेंड को जो डोनेशन जाती है, पाई डोनेशन, वो तब अच्छी जाती है व्हेन मेटल इज इधर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, या उससे भी बेटर होगा अगर वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, समझे, पॉजिटिव में नहीं होगा वो। अच्छा, तो सिग्मा डोनर का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं है। आर हैविंग गुड पाई डोनेटिंग एबिलिटी। अब अगर लिगेंड को डोनेट ही करना है पाई के थ्रू मेटल को, कौन सा मेटल चाहेगा कि तुम मेरे को सिग्मा से भी दो और पाई से भी दो? ऐसा मेटल जो बोल रहा है मेरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, हेल्प मी आउट, है ना। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले तो मेटल तो नहीं मांगेगा कि तुम सिग्मा से भी दो, पाई से भी दो, राइट, समझे। तो ये पाई डोनेटिंग उनके साथ काम करता है जहां पे मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। पुअर सिग्मा डोनेटिंग सिग्मा का तो यहाँ पे काम ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द कोबाल्ट carbonyl complex CO2 CO8 number of CO CO bonds is X and terminal CO ligands is Y। प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है ये, आपको याद होगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। यहां पे आप देखें दो कार्बोनिल एज अ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ CO CO बॉन्ड कितने हैं? X की वैल्यू तो 1 होगी, और टर्मिनल CO लिगेंड्स 3 इधर हैं 3 उधर हैं 6, तो Y इज 6, X प्लस Y आ गया 7। तो सर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो सही है, बट अगर आप पुरानी वाली एनसीईआरटी देखें, पुरानी वाली एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। फिर क्या करेंगे? यही तो गेम है। जिसने पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी वो कुछ और आंसर देगा, स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है वहां पे। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द स्ट्रक्चर इन न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर आप देंगे तो वो गलत हो जाएगा। जिनके पास है पुरानी एनसीईआरटी एक बार ओपन करके चेक कर लें। और अब सर ऐसा क्यों है, पुरानी वाली में डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इस वाली में डिफरेंट स्ट्रक्चर है? प्रॉब्लम ये है कि दो स्ट्रक्चर आपस में इक्विलिब्रियम में है, दो स्ट्रक्चर आपस में इक्विलिब्रियम में है, गलत कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है। पर अगर दोनों के अकॉर्डिंग आप आंसर निकालोगे ना, वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर आपस में इक्विलिब्रियम में है। बट ये 7 आंसर आपको इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो आपको नई एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, ये है मेन बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला काफी प्यारा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ रिलेटिवली मोर स्टेबल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल बी। अब सोचो, रिलेटिवली मोर स्टेबल की बात की है, तो पहले तो ये समझते हैं कि यहां पे किस तरीके के आइसोमर बन सकते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल अगर है ये, तो बच्चों यहां पे एक तो सिस और ट्रांस बन पाएंगे, राइट। और सिस और ट्रांस में हमने नॉर्मली यही देखा है, ट्रांस वाला जनरली ज्यादा स्टेबल होता है, अनलेस अनटिल सिस में कोई खास ही एच बॉन्डिंग या कुछ और हो रहा हो, नॉर्मली ट्रांस इज मोर स्टेबल। तो इफ दे आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिवली मोर स्टेबल, है ना, ऐसा नहीं कि वो ऐसे कोई बहुत ज्यादा स्टेबल है, बट रिलेटिवली, तो सिस और ट्रांस में ट्रांस विल बी रिलेटिवली मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द स्टेरिक फैक्टर। तो ट्रांस वाला हम बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो SCN है, हम बोलोगे सर ठीक है ना, एक SCN यहां लगा लो, एक SCN यहां लगा लो, बस सर एक आ गया, एक नहीं आया। SCN कैन शो व्हाट, सल्फर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता है, तो लिंकेज आइसोमरिज्म आ जाएगा। तो एक बार SS होगा ऊपर, ठीक है, अगली बार S और एक साइड N होगा, अगली बार दोनों N होंगे। तो ट्रांस में भी 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो आंसर इज ए। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था,
आपको सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कवर कर लिया और यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म को भी कवर कर लिया। था ना इंटरेस्टिंग? छोटी सी डिटेल थी, ध्यान दिया तो दिया, नहीं तो गए 4 नंबर। नहीं 4 भी नहीं, 5 चले जाएंगे, -1 आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वन, द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन फेलिंग्स रिएजेंट इज। फेलिंग रिएजेंट में क्या होता है? आई थिंक सिट्रेट या टार्टरेट होता है, ठीक है। तो उसका अगर आप स्ट्रक्चर निकालेंगे, अब देखो ये स्ट्रक्चर कहाँ पे दिया हुआ है? स्ट्रक्चर इज नॉट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, दिया नहीं है ये। दिस इज गिवन इन बट अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड में आपको करना है, और ये आई थिंक आप लैब मैनुअल से भी इसको पढ़ सकते हैं। लैब मैनुअल में जहां पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट वाला जो चैप्टर है वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज होमवर्क, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करना है और इसका आपने कमेंट में आंसर देना है कि हाँ सर ये हमने कर लिया और ढंग से कर लिया। क्योंकि देखो आप अगर आप इसको एनसीईआरटी में कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ोगे ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलेगा, बट आप इसको लैब मैनुअल वाले में देखोगे वहां पर आपको डिटेल मिलेगी, और इसके साथ और भी कॉम्प्लेक्सिटीज, उनकी पूरी कहानी भी है कि फेलिंग पार्ट ए, फेलिंग पार्ट बी, राइट। तो उसकी पूरी जो कहानी है वो पढ़नी है और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 2 पर्पज आपके सॉल्व हो गए, एक आपका ऑर्गेनिक वाला टेस्ट भी रिवाइज हो गए और साथ साथ में ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। डन। अब एडिशनल आपके लिए काइंड ऑफ नोट्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे ना हमने क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे 2021 वगैरह में क्वेश्चन आए हुए हैं, 22, 23, 24 में तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं मिले मुझे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे एनसीईआरटी ने भी कुछ नहीं दिया हुआ। व्हाट आई हैव नोटेड डाउन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेन सा उसका पार्ट कि फॉर ए गिवन मेटल एंड लिगेंड द स्टेबिलिटी इज जनरली ग्रेटर द चार्ज ऑन द मेटल आयन, जनरली, ठीक है, पहली बात। दूसरा इरविंग विलियम सीरीज है। इरविंग विलियम सीरीज के अकॉर्डिंग Mn2 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्स की, मतलब अगर लिगेंड हमारा सेम हो, नंबर ऑफ लिगेंड सेम हो, सिर्फ मेटल डिफरेंट है, तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी चलेगी। Mn2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, उससे ज्यादा स्टेबल आयरन 2 पॉजिटिव, देन कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, देन कॉपर 2 पॉजिटिव। तो 3D सीरीज में कॉपर 2 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्सेस एक्चुअली ज्यादा स्टेबल हैं। ओके, फिर किलेशन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे FeCN6 3 नेगेटिव और FeCN6 4 नेगेटिव, अब यहाँ पे आयरन 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे आयरन 2 पॉजिटिव है, तो देखो 3 पॉजिटिव वाले का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो कितना ज्यादा है, 10⁻31, जबकि 2 पॉजिटिव वाले का 10⁻6। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होने से कितना ज्यादा फर्क पड़ गया। ओके, फिर अगर किसी मेटल के साथ 6 अमोनिया है और अगली बार उस मेटल के साथ 3 इथाइलिन डायमीन है, बॉन्ड तो नाइट्रोजन के साथ ही बन रहा है, पर इथाइलिन डायमीन वाले में किलेशन फैक्टर आ जाएगा, तो दैट विल प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी। तो इस तरह से आप स्टेबिलिटी के अगर क्वेश्चन आए तो उनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई होप ये 3 लेक्चर्स अगर आप देखेंगे 2024, 23, 22, मुझे नहीं लगता आपको इससे ज्यादा और डीप में जाने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी अच्छे टॉपिक इन्होंने पूछे तो उसकी भी डेप्थ में जाके हमने डिस्कशन की है, बहुत सारी एडिशनल चीजें आपको मैंने बताई हैं। और अगर आप इन्हीं 3 लेक्चर्स को बहुत ढंग से पढ़ो, एडिशनल जो आपने सीखा उसको नोट डाउन करो और उस पर मास्टरी करो, आप सेट हो, फुल्ली प्रिपेयर्ड हो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं करनी है। जितने कॉम्प्लेक्सेस हमने डिस्कस कर लिए उनके मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को याद कर लो अच्छे से, उनके हाइब्रिडाइजेशंस को याद कर लो, कार्बोनिल में किस तरह की वो आपका जो सिनर्जिक इफेक्ट होता है बॉन्डिंग का, उसको ढंग से पढ़ लो, ठीक है। और जॉन टेलर भी डिस्कस कर ही लिया हमने, मेन पॉइंट्स। फाइन, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए शो योर लव इन द कमेंट्स एंड डू शेयर द वीडियो।